नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 41 तक हमने अध्ययन किया। अब आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 42 में डीपीएसपी में क्या कहा गया है। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसा ही मैटर और लेके आऊं। तो दोस्तों शुरू करते हैं ज्यादा समय गवाए बिना। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 41 तक हमने चर्चा करी अब तक। अब अनुच्छेद 41 के बाद आता है आपके अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या बात करता है कि काम की न्याय संगत, ठीक है, और मनोवाचित दशा प्रदान करना। काम की न्याय संगत यानी न्याय युक्त कार्य मिले और मनोवाचित यानी आप जिस कार्य को करने चाहते हो ना, आपको वही काम मिले, वैसी दशा सरकार प्रदान करे। और दूसरी आती है प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है। दो चीजें इसमें कही गई है, एक तो काम की न्याय संगत और मनोवाचित दशाएं प्रदान करना, और दूसरा होता है प्रसूति सहायता का उपबंध करना। तो इसमें आता है अनुच्छेद 42 में कहा गया है काम की न्याय संगत और मनोवाचित और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 42 में दो कौन सी बातें हैं, हम देखते हैं दो बातें। पहली बात तो है कि लोगों को काम की न्याय संगत दशाएं मिलनी चाहिए। न्याय संगत का मतलब होता है कि आपने जो डिग्री प्राप्त करी है, आपने जो योग्यता प्राप्त की, आपको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले। अब देखो, कोई व्यक्ति होता है जिसने किसी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में मास्टरी हासिल करी है, लेकिन उसे कार्य करना पड़ रहा है मजदूरी का, तो ये मानव न्याय संगत नहीं होती है। जैसी आप में योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार आपको काम मिले, यही होती है काम की न्याय संगत दशा। ये वर्तमान में नहीं है। काफी ऐसे बेरोजगार बैठे जिन्होंने बीएड, एमए, नेट ऐसे काफी डिग्री हासिल कर रही है, लेकिन उन्हें छोटी सी इनकम के लिए उन्हें दर बदर भटकना पड़ रहा है, उन्हें काम की न्याय संगत दशा नहीं मिल रही है। और दूसरी बात आती है मानवोचित दशाओं का उपबंध। मानवोचित का मतलब होता है जो मानव के लिए उचित हो। ऐसा नहीं हो कि जहां पर इंसान का जीवन ही जोखिम में पड़ जाए, ऐसी दशा नहीं मिलनी चाहिए। आपने जैसी योग्यता हासिल की, आपको वैसा ही काम मिले, और मानवोचित अर्थात मानव को जोखिम में पड़े वैसा काम ना हो। अगली बात आती है प्रसूति सहायता का उपबंध। आप देखते हो कि जब महिला गर्भवती होती है, तब महिला को जब वो जॉब में होती है तो उसको सवेतन अवकाश दिया जाता है। ऐसा हमारे भारत में है। संसद द्वारा एक उपदाय संधाय अधिनियम 1972 लाया गया। उस अधिनियम के तहत महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान 3-4 महीने का शायद अवकाश मिलता है। वह अवकाश सवेतन होता है, उनको घर बैठे उनको वेतन भी मिलता है उस अवस्था के दौरान। तो ये होती है प्रसूति सहायता का उपबंध, सरकार के द्वारा किया जाता है। अब अगली बात करते हैं हम अनुच्छेद 43 की। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43। इसमें आता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी प्रदान करना। क्या करना? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी प्रदान करना। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है। कर्मकारों को निर्वाह, उनका जीवन निर्वाह हो ऐसी मजदूरी मिलनी चाहिए। निर्वाह का मतलब होता है जीवन को जीना। लोगों को इतना तो काम मिले जिससे उनके परिवार का गुजारा भत्ता चल सके, यही होता है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करना। अब देखिए दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। एक तो बात कौन सी है कि राज्य के कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करना,
और दूसरा आता है, ये पहली बात। दूसरी बात आती है गांव के अंदर, जो गांव होते हैं, गांव में कुटीर कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर, व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये दो बातें आपके अनुच्छेद 43 के अंदर कही गई है। सरकार क्या करेगी? सरकार एक तो करेगी कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगी। जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको उतनी मजदूरी तो मिले ही मिले जिससे उनके परिवार का गुजारा भत्ता आसानी से चल सके। दूसरी बात आती है ग्रामीण परिवेश में, गांवों के अंदर जो कुटीर उद्योग होते हैं उसके लिए व्यक्तिगत और सहकारिता के आधार पर सरकार को क्या देना पड़ेगा? प्रोत्साहन देना पड़ेगा। सरकार ग्रामीण परिवेश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत प्रयास भी कर सकती है और सहकारिता के आधार पर भी प्रयास कर सकती है। व्यक्तिगत का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के लिए, और सहकारिता का मतलब होता है एक समूह को साथ में सहायता प्रदान करना। इस प्रकार से अनुच्छेद 43 में दो बातें कही गई है। पहली बात, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यह समाजवादी सिद्धांत है, और गांवों के लिए कुटीर उद्योग, यह आपके गांधीवादी सिद्धांत के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 के अंदर दो अनुच्छेद और जोड़े गए हैं। कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं उनकी बात करते हैं हम। एक तो आता है आपके अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A। अब देखिए अनुच्छेद 43A के अंदर इसको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 43A हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जोड़ा गया। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। क्या करना? जो उद्योगों का पूरा प्रबंधन होता है उसमें कर्मचारियों को भी योगदान शामिल करना चाहिए, कर्मचारियों को भी अपने विचार प्रकट करने और उसमें सहभागिता करने का अवसर मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 43A या क, इसमें क्या कहा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, वर्तमान में ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि ऐसा सरकार ने कहा है कि ऐसा हो तो क्या होगा कि मजदूरों का अधिक से अधिक शोषण ना हो, इसके लिए यह बात कही गई है। और ये जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान के अंदर यह व्यवस्था जोड़ी गई है। उसके बाद एक अनुच्छेद और आता है, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 43B। यह भी बाद में जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 43B में क्या कहा गया है कि राज्य सहकारिता को प्रोत्साहन देने का उपबंध करेगा और प्रावधान करेगा। सहकारिता का मतलब है लोगों को मिलजुल कर काम करने के लिए प्रोत्साहन। हमारे देश के अंदर 97वां संविधान संशोधन 2012 पूरा का पूरा सहकारिता के क्षेत्र को संबंधित है। सरकार ने सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, संविधान संशोधन कर दिया। 97वां संविधान संशोधन 2012 के अंदर हुआ था। उसके दौरान अनुच्छेद 43B अंततः स्थापित किया गया। क्या कहा गया इसमें? सहकारिता को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य उपबंध भी करेगा और प्रावधान भी करेगा। तो अनुच्छेद 43B में क्या है? राज्य सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिए उपबंध या प्रावधान
करेगा। ये है आपके अनुच्छेद 43B। कब जोड़ा गया तो आपको ध्यान रखना है, जोड़ा कब, तो जोड़ा आपके 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन 2012, 97वां संविधान संशोधन 2012 के द्वारा अनुच्छेद 43B को संविधान के अंदर अंतः स्थापित किया गया। अगला अनुच्छेद देखते हैं हम, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 इसके अंदर है राज्य नागरिकों के लिए समान संहिता, समान सिविल संहिता की व्यवस्था। समान सिविल संहिता का मतलब होता है सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था। हिंदुओं के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए, सिख, बौद्ध, पारसिक हर वर्ग के लिए समान नागरिक संहिता का मतलब होता है नागरिक संहिता, संहिता का मतलब होता है कानून। जो भी कानून होगा सभी के लिए कॉमन होगा, इसमें किसी भी कोई भी धर्म अपना अलग से कानून नहीं बना सकता। भारत का पहला राज्य जिसने अनुच्छेद 44 को लागू किया केरल राज्य है, और राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित है, देख रेख में कमेटी गठित है, जो लोगों से विचार वर्तमान में ले रही है कि राजस्थान में कॉमन सिविल संहिता लागू करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अनुच्छेद 44 में हम एक समान सिविल संहिता लागू करने की बात करता है। तो इसमें क्या है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान। ठीक है, ये बस इतनी बात ध्यान। राजस्थान वर्तमान में इस पर कार्य कर रहा है, राजस्थान में लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर राजस्थान में ये व्यवस्था लागू होती है तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और वहां पर आपको पूरा समझाएंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 44 में किसकी व्यवस्था की गई है, समान सिविल संहिता। सवाल आता है कौन सा अनुच्छेद, समान सिविल संहिता, क्योंकि राजस्थान में इस पर कानून बन रहा है, राजस्थान में इस पर विचार लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल, आपके एग्जाम्स में अनुच्छेद 44 के बारे में आ जाए कि अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है, या फिर समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है। तो ये सवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में इस पर कार्य चल रहा है। अगली बात करते हैं, अगला अनुच्छेद आता है आपके अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में जो अभी बात हम पढ़ेंगे वह मूल संविधान में नहीं थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है। पहले क्या था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन आपने देखा कि 86वें संविधान संशोधन के तहत इस व्यवस्था को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया, और उसके स्थान पर यह कह दिया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होगा, 6 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब वर्तमान में यह प्रावधान है। पहली बात तो हमें देखना है इसमें संशोधन हुआ था, ठीक है ना। इसमें संशोधन कब होता है, इसमें संशोधन, तो संशोधन देखना है आपके 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा इसमें संशोधन, सॉरी एक मिनट, 2002, ठीक है, 2002 में यह संशोधन होता है। उसके बाद इसमें वर्तमान में क्या व्यवस्था करी गई है, तो इसकी व्यवस्था देखने को मिलती है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या है, आप देखते हो वर्तमान में आंगनवाड़ियां चल रही है। ये आंगनवाड़ियां इसी का ही उदाहरण है। इसी व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए आंगनवाड़ी शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 46। 46 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 45 के बाद आता है अनुच्छेद 46।
इसमें कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। राज्य क्या करेगा? एसटी, एससी और अन्य दुर्बल वर्ग, जो दुर्बल वर्ग है ना, उनके लिए शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य विशेष प्रयत्न करेगा। साथ ही साथ सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार से शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसमें का एसटी, एससी और अन्य दुर्बल वर्ग है, उनको शिक्षा प्रदान करने, आर्थिक हितों की उन्नति करने और जो भी सामाजिक अन्याय शोषण हो रहे उनसे रक्षा करने की बात कही गई है आपके अनुच्छेद 46 में। तो अनुच्छेद 46 क्या बात करता है? इसमें कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति, राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल तथा दुर्बल तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों की आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। पहली बात तो ये कही गई है कि राज्य क्या करेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो भी अन्य दुर्बल वर्ग है उनकी शिक्षा के लिए और उनकी आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए, आर्थिक हितों की उन्नति के लिए राज्य क्या करेगा? विशेष प्रकार के प्रयत्न करेगा। उसके बाद दूसरी बात क्या कही गई है कि सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। उसके बाद कहा गया और सामाजिक अन्याय तथा विभिन्न प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा। तो इसमें आपको दो बातें अलग अलग ध्यान रखनी है क्योंकि दोनों भी पूछी जा सकती है। पहली बात, एसटी, एससी, अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। शिक्षा के लिए आप देखते हो छात्रवृत्ति योजना आ गई है, उनको मिल रही है एसटी, एससी समाज कल्याण विभाग द्वारा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए देखते हो उन्हें मनरेगा में रोजगार मिल रहा है। फिर सामाजिक अन्याय तथा विभिन्न प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा हो रही है, मौलिक अधिकारों से उनकी रक्षा की जा रही है। इस प्रकार से हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 46 में विभिन्न वर्गों के लिए व्यवस्था करी गई है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47। अब देखिए अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर को सुधारने, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारना राज्य का कर्तव्य कहा गया। राज्य क्या करेगा? राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। बस इतना ही ध्यान रखना। पोषण स्तर का मतलब होता है लोगों को इतना तो खाना मिले जिससे वह स्वस्थ रह सके, जीवन स्तर ऊंचा हो, अन्य उनको बढ़िया चीजें मिल सके और उसके बाद उनका स्वास्थ्य भी खराब न हो, इसका सरकार प्रयास करेगी। तो पहली बात क्या है? राज्य लोगों का पोषण स्तर, कौमा जीवन स्तर को ऊंचा करने, जीवन स्तर को ऊंचा करने
तथा लोक स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य को लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। पहली बात तो इसमें कहा गई है, राज्य क्या करेगा? राज्य लोगों के पोषण स्तर को सही करेगा, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास राज्य को करना है, पहली बात। इसके बाद कहा गया है राज्य क्या करेगा, तथा दूसरी बात है तथा मादक द्रव्य व पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 47 में दो बातें कही गई, एक तो लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की बात की गई और दूसरा मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। मादक पदार्थ जैसे शराब हो गई, अमल, अफीम, डोडा, ये तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ऐसे मादक पदार्थ हैं जो लोगों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो राज्य इन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा, लेकिन आज तक किसी भी राज्य ने, किसी भी सरकार ने ऐसा प्रयत्न नहीं किया। आपने प्रतिबंध लगा तो दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि 2 नंबर का काम हो रहा है, तो छुप छुप कर काफी ऐसे व्यापार किए जा रहे हैं और वर्तमान में तो खुला ही हो रहा है। शराब की दुकानें, ठेके खुले हो रहे हैं, अफीम, डोडा ये भी खुले में बिक रहे हैं, तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। अनुच्छेद 47 में हम पहली बात कह सकते हैं जीवन स्तर को, लोक स्वास्थ्य, इसके लिए सरकारी अस्पताल है, लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, लेकिन जो दूसरी वाली बात है इस पर अभी तक कोई इंप्लीमेशन या कोई लागू होने वाली बात अभी तक लागू नहीं हुई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 48। नेक्स्ट बात आती है अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 48, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई। अनुच्छेद 48 में क्या है? पशुपालन और कृषि के बारे में सुधार की बात की गई। इसमें क्या कहा गया? राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। राज्य क्या करेगा? कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। यानी आपको जो कृषि कार्य कर रहे हो उसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा, आपको आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाएगा, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होगा। जैसे आप देखते हो टपकन विधि हो गई, वो फार्मिंग करते हैं, उसमें कोई बीज डालते हैं, किस प्रकार क्रॉपिंग विधि, ऐसी काफी विधियां हैं जो ये वर्तमान में इंप्लीमेंट है। तो इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 48 में 2 बातें। पहली बात क्या है? राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। और दूसरी बात इसमें कही गई है, इसके साथ आएगा तथा गाय के साथ बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं व भार ढोने वाले पशुओं की नस्लें सुधारने व
उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 48 में दो बातें कही गई है, एक तो गांधीवादी बात है और एक है आर्थिक बौद्धिक उदारवादी। पहली बात, राज्य क्या करेगा? कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करने का प्रयास करेगा। विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग कृषि और पशुपालन के लिए होगा। आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार के पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए बड़े बड़े, एक तो क्या बोलते हैं उसको, फार्मिंग हॉल होते, क्या होते हैं, वो बनते हैं। कृषि के लिए आप देखोगे सरकार विभिन्न प्रकार के आपको अनाज के लिए पैसे देती है। उसके बाद तकनीक से प्रशिक्षित करती है, गांव में प्रशिक्षण का आयोजन होता है। उसके बाद दूसरी बात है, गायें, बछड़े, अन्य दुधारू पशु और बाहर ढोने वाले पशुओं की नस्लों को सुधारा जाएगा और इनके वध पर क्या लगाया जाएगा? रोक लगाया जाएगा, ताकि इन पशुओं से अधिक उत्पादन करके उससे इनकम कमाई जाए। उसके बाद अनुच्छेद 48 के बाद आता है अनुच्छेद 48 क। कौन सा आता है? अनुच्छेद 48 ए या क। इसको कब जोड़ा गया? तो जोड़ा कब, पहले ये बात ध्यान रखनी है, जोड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। अब देखिए अनुच्छेद 48 में क में क्या कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव और वनों की सुरक्षा का प्रयत्न करेगा। इसमें दो बातें हैं, एक तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य, उसके बाद वन्य जीव तथा वनों की सुरक्षा करने का प्रयत्न करेगा। राज्य क्या करेगा? पहले आएगी राज्य पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव और वनों की सुरक्षा का प्रयत्न करेगा। आपको देखना है अनुच्छेद 48 में किसका उल्लेख है? पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। तो आपको इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है कि वन्य जीव और पर्यावरण के संरक्षण की बात कौन से अनुच्छेद में है। तो वह अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 48 ए के अंदर पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव और वनों के संरक्षण की बात की गई है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंदर अंतः स्थापित किया गया। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद देखो दोस्तों, 49 में क्या बात की गई है? अनुच्छेद 49 के अंदर मुख्य बात की गई है कि राज्य क्या करेगा। छोटी सी बात है, ज्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 इसमें क्या कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। राज्य क्या करेगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, उसके बाद स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। स्मारक कैसे? जैसे किले हो गए, महल हो गए, दुर्ग हो गए। स्थान जैसे किराडू का मंदिर अपने बाड़मेर का देख लो, ये स्थान होते हैं। उसके बाद वस्तुएं, जैसे कुछ प्राचीन काल की वस्तुएं, उनको संरक्षण, बहुत बड़े क्या बोलते हैं उसको, अभिलेखागार बनाएगी, वहां पर उनको सुरक्षित रखा जाता है। जैसे अपने बीकानेर का अभिलेखागार है, बागुर की हवेली, वहां पर भी बहुत पुरानी प्राचीन चीजें हैं, उनका संरक्षण करने का अधिकार किसका है? कर्तव्य राज्य का होता है। पैनोरामाएं बन रही है बड़ी बड़ी, आप देख रहे हो किराडू के मंदिर को संरक्षण करने के लिए राज्य ने उसके लिए एक बजट पास किया। तो इस प्रकार से सरकारें विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। आप में केवल इसको यही देखना है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। किसका संरक्षण? वस्तुओं का
संरक्षण करेगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना। अनुच्छेद 49 में 3 बातों का आपको संरक्षण करना है। स्मारक, किले, महल, मंदिर जो प्राचीन काल के स्थान, जैसे आप देखोगे विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक स्थल, कालीबंगा होगी, पीलीबंगा होगी, बागोर हो गई, गणेश्वर होगी, बेराट हो गई, अपने बाड़मेर का किराडू हो गया। वस्तुओं का संरक्षण, विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक वस्तुएं जो उत्खनन से प्राप्त हुई है उनका संरक्षण कौन करेगा? राज्य का कर्तव्य होगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद, नेक्स्ट आपके आएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को पूरी तरह से कार्यपालिका से पृथक रखने की बात की गई। क्यों कही गई है? ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगे। तो इसमें क्या है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने का प्रयत्न करेगा। ताकि, क्यों रखेगा? ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। लास्ट अपना अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 51, जिसे भारत की विदेश नीति का आधार कहा जाता है। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा दोस्तों? अनुच्छेद 51, इसमें क्या बात करी गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी बात करी गई। इसमें क्या बात है? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी बातें करी गई है। हम 3-4 बातें करेंगे। इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? नंबर 1 तो वही बात है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। क्या करेगा? राज्य, पहली बात है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयत्न करेगा। यानी राज्य को क्या करना है? अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखनी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की सुरक्षा करनी है। दूसरी बात कौन सी है? इसमें दूसरी बात आती है कि राज्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। राज्य क्या करेगा? विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण होने चाहिए और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। तो अगली बात आती है, राज्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। बस अगली बात आती है, राज्यों को क्या करना है? विभिन्न राज्यों के मध्य संबंध ऐसे बनाने जो न्यायपूर्ण हो और समानता से युक्त हो। अगली बात आती है इसमें नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि के प्रति आदर की भावना रखेगा। क्या करेगा? राज्य
अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधियों के प्रति आदर की भावना रखेगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात क्या कहा गई है, इसमें तीसरी बात कही गई है कि जो राज्य होगा, जो विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विधियां होती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, उसके प्रति राज्य को आदर का भाव रखना है, सम्मान का भाव रखना है, ताकि विश्व में किसी भी प्रकार की अशांति या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैल जाए। और लास्ट बात आती है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहन देगा। अगली बात आती है नंबर 4, राज्य विभिन्न प्रकार के विवादों को मध्यस्थता के साथ सुलझाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो चौथी बात इसमें क्या कहा गई है कि जो भी विवाद उत्पन्न होंगे विभिन्न राज्यों के मध्य, राज्यों को उसको मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयत्न करेगा। ऑल ओवर हमें यह देखना है कि जो डीपीएसपी का अनुच्छेद 51 है वह भारत की विदेश नीति का आधार है। भारत की विदेश नीति का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति का आधार है, तो अनुच्छेद 51 को भारत की विदेश नीति का आधार कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की है। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उसकी प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, जिसमें किस प्रकार से प्रश्न आपके डीपीएसपी में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।